Good morning students and welcome to my class once again. आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में, यानी कॉमन सभा। ये ब्रिटिश संसद का निचला सदन है, निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन है यानी पॉपुलर चैम्बर है, और लोकप्रिय सदन हम जिसको कहते हैं वो है ये। अभिप्राय यह है कि इसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। जैसा हमने देखा था कि लॉर्ड सभा एक अनिर्वाचित सदन है, आनुवांशिक एवं नियुक्त सदन है, बल्कि हम ये कहें। इसके ठीक विपरीत हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको बोलचाल में कॉमन्स भी कहते हैं, वहां पर वो एक निर्वाचित सदन है, जनता के प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं। और इसलिए आज के लोकतांत्रिक युग में ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को ही हम एक तरह से पार्लियामेंट कहें तो गलत नहीं होगा। 1911 और 1949 के अधिनियम पार्लियामेंट एक्ट्स के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियां बिल्कुल कम हो चुकी हैं। अब उसके पास केवल विलंबकारी शक्ति है। साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए और धन विधेयक को 1 माह के लिए वो विलंब कर सकती है। हालांकि उसने ऐसा करना भी छोड़ दिया है। तो इन परिस्थितियों में एक विद्वान हुए न्यूमैन, उनका यह कहना गलत नहीं है कि संसद की संप्रभुता हाउस ऑफ कॉमन्स में निवास करती है। द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट रिजाइड्स विद द हाउस ऑफ कॉमन्स, ये न्यूमैन साहब का कहना है। मतलब यह है कि जो हमने पढ़ा था शुरू में अपने लेक्चर नंबर 6 में, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की संप्रभुता का सिद्धांत, वो मुख्यतः हाउस ऑफ कॉमन्स की संप्रभुता का सिद्धांत बन करके रह गया है। अभिप्राय यह है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में हाउस ऑफ कॉमन्स ही पार्लियामेंट है आज की डेट में। ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री थे सर रॉबर्ट वालपोल, उन्होंने भी कहा था कि जब कोई मंत्री जो है संसद से परामर्श करता है तो इसका अर्थ यह है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स से परामर्श करता है। हालांकि तब तो परिस्थितियां अलग थी, तब लॉर्ड सभा हाउस ऑफ कॉमन्स की बजाय ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में उनका विचार बिल्कुल सही प्रतीत होता है। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है मेरा कि हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश शासन व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वही पार्लियामेंट है आज की डेट में। अब हम इसके गठन की बात करते हैं, रचना की बात करते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे मैंने कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, निर्वाचित सदन है, प्रतिनिध्यात्मक सभा है, और इसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के लिए जो आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है। पहले क्योंकि ब्रिटेन में मताधिकार का विकास लंबे समय के साथ हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, पहली बार वयस्क मताधिकार की बात करें अगर ब्रिटेन में, तो वो 1928 के अधिनियम से स्थापित हुआ, जब महिलाओं को भी पुरुषों के समान मताधिकार मिला, और उसके लिए एज निर्धारित की गई 21 ईयर्स, 21 साल। बाद में 1969 में एक अधिनियम द्वारा ये एज घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी गई है। तो अब जैसे हमारे यहां भी, भारत में भी जो है 1985 में राजीव गांधी सरकार ने 21 से 18 की थी इस एज को, तो वैसे ही ब्रिटेन में भी अब ये 18 वर्ष हो गई है। 18 वर्ष का हर व्यक्ति वयस्क माना जाता है और वो वोट डालता है। केवल आपको मैंने पहले भी बताया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं या सम्राट जो हैं, वो लोग वोट नहीं, उनको ये मत अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में सन 1872 से गुप्त मतदान प्रणाली प्रचलित है, यानी गोपनीय मतदान होता है वहां पर। और पहले कुछ बहुल निर्वाचन क्षेत्र भी थे, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे, लेकिन अब जो है इनको समाप्त कर दिया गया। बहुल मतदान भी नहीं है अब एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था है, और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। कुल मिलाकर के देखें तो वहां पर 650 सीटें हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। किताबों में आपको अलग अलग मिल सकती हैं क्योंकि वहां बदलती रहती है सीटें।
पुरानी किताब होगी तो उसमें अलग मिल जाएगी आपको, तो आप उस कंफ्यूज ना हो। आज की डेट में 650 सीटें हैं, जिनमें सर्वाधिक इंग्लैंड को प्राप्त हैं 533, स्कॉटलैंड की 59 हैं, वेल्स की 40 हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड की 18 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर के 650 सीटें हैं इस समय यूनाइटेड किंगडम की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें। हाउस ऑफ कॉमन्स के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है चुनाव के संबंध में, वो ये है कि वहां ये जो चुनाव होता है सदस्यों का, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है, यानी बहुमत प्रणाली से, यानी जिसको सर्वाधिक वोट मिल जाते हैं वो जीता हुआ माना जाता है। बीच में ऐसा विचार अभी 2011 में एक रेफरेंडम कराया गया था वहां पर कि ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए वहां पर चुनाव के लिए, लेकिन जनता ने उसको भारी बहुमत से रिजेक्ट कर दिया इस प्रस्ताव को जनमत संग्रह में। तो अभी भी वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वहां पर प्रचलित है। जहां तक निर्वाचित होने का सवाल है, तो यानी चुनाव में प्रत्याशी बनने का सवाल है, तो उसके लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है और कुछ अन्य योग्यताएं चाहिए होती हैं, जिनमें ब्रिटिश नागरिक होना चाहिए उसको, या इसके अलावा जो है वो कोई अपराध से संबंधित अपराध वगैरह ना किया हो उसने, कुछ इस तरह की शर्तें उसके लिए लागू हैं, दिवालिया ना हो, इस प्रकार की कुछ निरर्हताओं के संबंधी प्रावधान भी हैं। तो ये है कुल मिलाकर के पार्लियामेंट के यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के गठन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेष अधिकार वही हैं कुछ जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के थे। कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है। सबसे पहला तो कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती उनके भाषणों के लिए। दूसरा, अधिवेशन के दौरान या उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तीसरा, उन्हें सामूहिक रूप से सम्राट से मिलने का अधिकार है। देखिए यहां पर फर्क है, देखिए इसको ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य इंडिविजुअल अकेले में हाउस ऑफ सम्राट से मिल सकते हैं, जबकि ये लोग सामूहिक रूप से स्पीकर के माध्यम से मिल सकते हैं। इसके अलावा सामूहिक रूप से भी सदन को कुछ शक्तियां प्राप्त है, जैसे वो अपनी कार्रवाई को नियंत्रित कर सकता है, अवमानना के संबंध में कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार की कुछ शक्तियां सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्यकाल के संबंध में। कार्यकाल के संबंध में थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पुरानी किताबें होंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, तो इस चीज को जरूर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए सामान्यतया ब्रिटेन में 5 साल का कार्यकाल है संसद का, और प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो पहले भी भंग करवा सकता है पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ कॉमन्स को। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। एक एक्ट बनाया गया 2011 में पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको कहते हैं फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट 2011। यानी ये पार्लियामेंट की अवधि को निर्धारित कर देता है, फिक्स्ड टर्म कर दिया उसने, और वो कितना है, 5 वर्ष का है। यानी 5 वर्ष से पहले अब 2 ही स्थितियों में चुनाव हो सकता है, पार्लियामेंट को भंग किया जा सकता है। जब मैं पार्लियामेंट कहता हूं तो आप हाउस ऑफ कॉमन्स ही समझेंगे उसको। हाउस ऑफ कॉमन्स को 5 वर्ष से पहले केवल 2 परिस्थितियों में भंग किया जा सकता है। पहली बात कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उस दशा में हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग किया जा सकता है और चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि
हाउस ऑफ कॉमन्स अपने 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे कि निर्धारित अवधि से पहले चुनाव होने चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। देखिए, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के मामले में 2/3 बहुमत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इस अधिनियम के द्वारा। अब इसके अलावा कोई काम नहीं होता वहां पे। संविधान संशोधन आप कर सकते हो साधारण बहुमत से, लेकिन चुनाव कराने के लिए 2/3 बहुमत कर दिया गया। अर्ली इलेक्शन के लिए 2/3 बहुमत, ये एक विसंगति ही कही जा सकती है, पर ऐसा है। तो इस अधिनियम के आधार पर पहली बार 2017 में टेरेसा मे सरकार ने जो है पार्लियामेंट को निर्धारित अवधि से पहले ही भंग करवाया, और इसके लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ था पार्लियामेंट में, और मई 2017 में चुनाव कराए गए थे। फिर 2019 में इस प्रकार के कुछ प्रस्ताव आए, 2-3 प्रस्ताव आए, सारे प्रस्ताव पार्लियामेंट में पारित नहीं हो पाए निर्धारित बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाए, इसलिए पुनः ऐसा नहीं हो पाया। तो उससे बचने के लिए एक रास्ता निकाला सरकार ने, वहां की तत्कालीन सरकार जो अभी भी है, बोरिस जॉनसन सरकार ने, उन्होंने एक कानून ही बना दिया अलग से चुनाव के लिए, अर्ली इलेक्शन के लिए। और 2019 में फिर दिसंबर में एक चुनाव हुआ। हालांकि इसने 2011 के अधिनियम को रद्द नहीं किया है, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो 2011 का अधिनियम आज भी जारी है, और 5 साल का टर्म फिक्स है, मतलब पार्लियामेंट के लिए अभी भी, ये ध्यान रखें आप लोग। ये एक एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में 2019 में उस अधिनियम को बाईपास करके चुनाव कराए गए। और जो वर्तमान सरकार है कंजर्वेटिव पार्टी की, अनुदार दल की जो सरकार है, उसने अपने मैनिफेस्टो में, यानी घोषणा पत्र में, ये कहा था कि वो जल्द इस अधिनियम को रद्द कर देंगे। तो हो सकता है ऐसा हो जाए आने वाले समय में। इसके लिए बिल तो आ गया है संसद में, पारित होता है या नहीं होता है ये समय बताएगा। लोक सदन की बैठकें, हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठकें। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठकें भी लॉर्ड सभा के साथ ही होती हैं, यानी एक ही वेस्ट मिनिस्टर पैलेस जो है, उसी में दोनों के अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, अलग अलग कक्ष हैं, उनमें उनकी बैठकें होती हैं, और वर्ष में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है, जिसकी शुरुआत जो है सम्राट के भाषण से होती है, जब वो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। जहां तक गणपूर्ति का सवाल है, तो वो 40 सदस्य रखे गए, निर्धारित है उसके लिए। 40 सदस्यों के होने पर कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब हम बात करते हैं उसके अध्यक्ष के बारे में, स्पीकर के बारे में। देखिए, लोक सदन का जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर कहा जाता है। और ये स्पीकर नाम क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि पहले वो हाउस ऑफ कॉमन्स की ओर की जो राय होती थी वो राजा के सामने रखता था, बोलता था जाकर के, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पीकर। खैर, वो एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन अब ये पद बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और गरिमामय, बड़े सम्मान का पद है ब्रिटिश व्यवस्था में। ये सम्मान का और गरिमा का पद इसलिए है क्योंकि जो इसका पदाधिकारी होता है वो निर्दलीय होता है, किसी दल से वो संबद्ध नहीं होता है, और वो बिल्कुल तटस्थ रह करके कार्य करता है। उसने अपने पद को सम्मान का पद बनाया है इस पद के धारकों ने। और यही कारण है कि जो एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो वो तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक वो चाहता है, यानी हटना न चाहे तब तक उसको अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता है। और जब आम चुनाव होते हैं तो उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होता और निर्विरोध चुन करके आता है अपने निर्वाचन क्षेत्र से, और इसी कारण से वो तटस्थ बना रहता है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ब्रिटिश व्यवस्था के बारे में। हमारे यहाँ देखिए, अध्यक्ष देखते हैं सब दल से संबंधित रहते हैं और दल के, यानी सरकार के पक्ष में काम करते हैं। खासकर हम देखते हैं ये जो भी दल बदल विरोधी कानून के संबंध में जो शक्तियां प्राप्त हैं विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष को,
उसमें वो जो है सरकार के पक्ष में राय रखते हैं अपनी। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। हमने पूरी तरह से उस व्यवस्था को नहीं अपना पाए हैं। हम दलगत राजनीति में हमारे यहाँ उलझ कर रह गया है स्पीकर का पद। ब्रिटेन में ऐसा नहीं, वहां बिल्कुल निष्पक्ष रहता है वो, और ये बड़े एक महत्वपूर्ण बात है वहां की व्यवस्था की। जहां तक अध्यक्ष के कार्यों का सवाल है, तो वो लोक सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और उसके लिए जो कुछ आवश्यक है सब कुछ काम उसे करने पड़ते हैं। नियमों की व्याख्या करना, वाद विवाद का संचालन, किसी वाद विवाद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाना, धन विधेयकों का प्रमाणीकरण, सदन के हित अधिकारों विशेषाधिकारों की रक्षा वगैरह वगैरह सारे काम उसी को देखने पड़ते। बड़ा महत्वपूर्ण पद है, कहने का अभिप्राय यह है। जहां तक एक प्रश्न हो सकता है, आप लोग ये याद रखें, थॉमस हंगरफोर्ड ये पहले अध्यक्ष थे हाउस ऑफ कॉमन्स के। इसके बाद अब हम बात करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों की। जहां तक लोक सदन की शक्तियों का सवाल है, तो ये उन्हीं शीर्षकों के तहत अध्ययन करेंगे हम जो इसमें लोक सभा की बात की थी हमने। और विधायी शक्तियों के मामले में संसद को कोई भी विधि बनाने का अधिकार है, जैसा हम देख चुके हैं। उसको संप्रभुता प्राप्त है विधि निर्माण के क्षेत्र में। उसके बनाई विधि को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट उसकी पुनरीक्षण नहीं कर सकता और सम्राट उसको हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास केवल 1 वर्ष का विलंब करने की शक्ति है इस मामले में। जहां तक वित्तीय मामलों का प्रश्न है, धन विधेयकों का प्रश्न है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां और भी अधिक हैं। बजट पारित करने का अधिकार उन्हें है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास केवल 1 माह का विलंब करने का अधिकार है। धन विधेयक केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया जा सकता है पहली बार, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष यानी स्पीकर को दी गई है। जहां तक कार्यपालिका पर नियंत्रण का सवाल है, तो यहां पर भी निर्णायक शक्ति प्राप्त है हाउस ऑफ कॉमन्स को। हाउस ऑफ कॉमन्स ही कार्यपालिका के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र अर्थात अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग कर सकता है और उसको पदच्युत कर सकता है, पद से बर्खास्त कर सकता है। तो ये शक्तियां हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि दलीय राजनीति के कारण आज हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति जो है पहले से कमजोर हुई है। आजकल इन सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल ही इन सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, और क्योंकि मंत्रिमंडल के पास बहुमत होता है लोक सदन में, तो लोक सदन विधेयकों के मामले में चाहे बजट के मामले में एक केवल रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था बन करके रह गई, पंजीकरण करने वाली संस्था रह गई है। यानी उसकी स्वीकृति औपचारिक हो गई है, वो मना नहीं कर सकती। संसद जो है या हाउस ऑफ कॉमन्स जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी बिल के खिलाफ वोट नहीं डाल सकती व्यवहार में, क्योंकि ऐसा करने का अभिप्राय हो गया सरकार की पराजय और फिर उन्हें त्यागपत्र उन्हें भी दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा। तो ऐसा होता नहीं है सामान्यतया। तो व्यवहार में सारी शक्तियां आज मंत्रिमंडल के पास आ गई हैं। व्यवहार में अगर हम देखें तो जो लोक सदन है वो आज मतलब विधि निर्माण के क्षेत्र में जो शक्तियां हैं सैद्धांतिक तौर पे वो तो ही हैं, लेकिन व्यवहार में वो क्या करता है, वो कुछ बातें हम देख सकते हैं यहां पर। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार पर नियंत्रण रखता है, सरकार को अमर्यादित होने से रोकता है। दूसरा, जनमत को जागरूक करने का काम करता है। लोक सदन में जो बहस होती है विभिन्न मुद्दों पर, उससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स जो है सरकार पर नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण दायित्व आज निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त उसकी जो विधि निर्माण की जो उसकी शक्ति थी उस पर व्यवहारिक सीमाएं आ गई हैं।
तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। उम्मीद है आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी। जो कठिनाइयां हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।